नमस्कार। मैं मनीषा आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आज बात करेंगे भारत के एक बहुत सुंदर हिस्से की, जिसे हम सब गोवा कहते हैं। आपको याद होगा, पिछले महीने ही हमने गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया है। हमारे प्रधानमंत्री गोवा गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने गोवा मुक्ति दिवस मनाया था। हम गोवा को एक परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन की तरह जानते हैं। हम वहाँ बस में जा सकते हैं, शिप में भी जा सकते हैं, वीज़ा नहीं लगेगा। पर हमेशा ऐसा नहीं था। गोवा कभी पुर्तगाल था, कोई 150 साल नहीं, पूरे 450 साल। जी हाँ, पुर्तगाल की कॉलोनी नहीं, खुद पुर्तगाल था। इसके नागरिक पुर्तगाल के नागरिक थे। गोवा कोई मामूली शहर नहीं था। ये ईस्ट तिमोर, मलेशिया, मकाओ समेत पूर्व की सारी पुर्तगाली टेरिटरीज़ की राजधानी थी। भारत में भी आपको याद होगा, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अल्बुकर्क नाम के गवर्नर ने बीजापुर के राजा को हराकर गोवा, दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली सहित बहुत से टापू जीते, नेवल और व्यापारिक बेस बनाए। उस वक्त भारत में सल्तनत काल चल रहा था। इसी तरह मुंबई भी कभी पुर्तगालियों की थी, लेकिन 17वीं सेंचुरी में जब पुर्तगाल के राजा की बेटी की शादी ब्रिटिश राजा चार्ल्स सेकंड से हुई, तो उन लोगों ने मुंबई ब्रिटिश किंग को दहेज में दे दिया। मगर ब्रिटिश ने भारतीयों को भारत दहेज में नहीं दिया। तमाम जद्दोजहद, क्रांति और गांधी के चरखे के बावजूद जब ब्रिटिशर्स नहीं डिगे, तो हमें याद है किस तरह से हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और आखिर में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। तो असल किस्सा तो खैर ये है कि गोवा ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। सो आज़ाद भारत की सरकार को भी ये उत्तराधिकार में नहीं मिला। भारत में फ्रेंच कॉलोनी भी थी उस समय, पौंडीचेरी में। नेहरू सरकार ने बातचीत की, डिप्लोमेटिक तरीके से फ्रेंच मान गए। 1954 में वो पौंडीचेरी छोड़ गए, लेकिन पुर्तगाल मानने वाला नहीं था। अब तक कृष्णा मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे। भारत सैनिक मजबूती की तैयारियों में जुटा था। डिफेंस प्रोडक्शन फैक्ट्रीज खुल रही थीं, नई डिवीज़न तैयार हो रही थी। मेनन थोड़े ज़ुबान के भी तेज थे। यूएन से भारत के बॉर्डर नेशंस तक सबको मसल्स दिखाते घूमते थे। पुर्तगाल को कह दिया, इंडिया कैन रिजॉर्ट टू फोर्स। पुर्तगाल यानी गोवा का ब्लॉकेट कर दिया गया। 5 साल तक साग भाजी भी जहाज़ों से भरकर बाहर से लाई जाती रही। लेकिन नवंबर 1961 में एक कांड हो गया। पुर्तगाल की टेरिटरीज़ के टापू अंजुद्वीप से गोलियां चली। एक भारतीय पैसेंजर बोट में कुछ यात्री मारे गए। मेनन को बहाना मिल गया। महीने भर बाद 18 दिसंबर को भारतीय फौजों ने चौतरफा हमला कर दिया। 2 दिन में पुर्तगीज ने सरेंडर कर दिया। गोवा भारत हो गया। तो क्या भारतीय गोवा में बेधड़क परिवार सहित जा सकते थे? नहीं, ठहरिए, अभी एक बाधा थी। जैसे इराक को कुवैत को जीतने के बाद विश्व समुदाय के दबाव में खाली करके वापस जाना पड़ा, उसी तरह देखा जाए तो मिलिट्री जीत आज के युग में हकदारी तय नहीं करती। एक यूएन भी होता है और अभी वहाँ यूएन में लड़ना था। रक्षा मंत्री ने काम कर दिया था, अब प्रधानमंत्री की बारी थी। पुर्तगाल सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया। पूरा यूरोप, उसके ताकतवर देश पुर्तगाल के साथ थे। नेहरू ने फ़ोन खड़काए, दूत भेजे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता और विश्व नेता के तौर पर नेहरू का पीक टाइम चल रहा था। पुर्तगाल के समर्थक कई देश को वोटिंग से अनुपस्थित करा दिया गया। समर्थक देशों की उपस्थिति सुनिश्चित की। प्रस्ताव फिर भी बराबरी पर रहा। ऐसे में रूस ने वीटो कर दिया। प्रस्ताव गिर गया। तो अब लीजिए, अब आप जाकर के वहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। ये किस्सा इसलिए बताया गया है कि हमारी टेरिटरी पर आड़ी तिरछी लाइनें खींचकर कोई विशेष दर्जा खत्म करना ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास कैसे रचा जाता है, ये गोवा के तटों पर बैठकर सोचना चाहिए।
ये किस्सा मेरे फेसबुक मित्र मनीष सिंह जी की वॉल से लिया गया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।